नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आप उसको दोगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालें और उसको दे कैसे? सिंपल कोई ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे ये पेन नहीं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में इसमें यूँ दूँ इलेक्ट्रॉन गिर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ मेथड्स होंगे उसके कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने या इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो भी मेथड होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक मेथड हम पढ़ेंगे इसमें बाय कंडक्शन और एक पढ़ेंगे बाय इंडक्शन। तो पहला मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे? तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे। कोई से भी दो ऑब्जेक्ट लेने आपको अलग अलग, दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। इन दोनों को हम आपस में रब करेंगे। रब करने से क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ जो एटम्स हैं, इनके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बाहर ऑर्बिट्स होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर ऑर्बिट में होता है उसको निकालना ईजी होता है। इसको यहाँ से निकालना ईजी होता है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी हम अलग अलग कई तरीके से दे सकते हैं। उसमें एक तरीका फ्रिक्शन भी है कि फ्रिक्शन में हम ऑब्जेक्ट को जब आपस में रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, यहाँ के जो एटम है, इनके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इधर वाले सब्सटेंस के एटम के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या इधर वाले के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो डिपेंड करता है कि ये जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ये कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है बाहर निकलने के लिए। इसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। अलग अलग सब्सटेंस के अंदर ये रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, किसी में ये कम होती है, किसी में ये ज़्यादा होती है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सभी ऑब्जेक्ट में या सभी अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होती है। अब किसी के इलेक्ट्रॉन की, जैसे यहाँ वाले सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट में, इनको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो एज्यूम कर लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर हम आपस में दोनों को रब करें तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ अब क्वेश्चन ये उठेगा कि किसके इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे एनर्जी की वैल्यू 3 पे पहुँचेगी ये इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि इसको निकलने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए। तो पहले कौन से ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? तो पहले इसके निकल जाएंगे। पहले का मतलब है कि जैसे हम रब करने लगेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम थी। इनको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी, वो जल्दी मिल जाएगी। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जब यहाँ चले जाएंगे तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब इस पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गए। इनिशियली अगर हम बात करें तो दोनों न्यूट्रल थे। न्यूट्रल होने का मतलब कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें प्रोटॉन है। यहाँ पे भी वही बात कि अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। लेकिन अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ तो आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं, तो एक पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसको किससे रब करें, कि किस पे पॉजिटिव आए, किस पे नेगेटिव आए। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। इधर जो नेम है इसको इधर वाले नेम के साथ रब करेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। जैसे अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे तो ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे इसको इससे रब करने पे, इसको इससे रब करने पे, इसको इससे रब करने पे, इसको इससे रब करने पे ये जो नेम है ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट अगर ऐसा हो जिससे हम पता करें, तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं। बस हमें एनर्जी की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि किसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी है। जिसकी कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिसकी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी की वैल्यू हम याद नहीं रख सकते। तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम जो मेन इम्पोर्टेंट जो होते हैं उनको याद रख लें कि हाँ इनसे रब करने पर ये पॉजिटिव हो जाएंगे और ये नेगेटिव हो जाएंगे। अभी तक खैर बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि किसको किससे रब करें, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। RBSE में तो नहीं पूछा गया, CBSE में फिर भी पूछा गया। तो ये हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। इसके अलावा यहाँ पर 16 नेम्स हैं। इन नेम में अलग अलग नेम है सारे।
और इन नेम में कोई से भी दो नेम अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने पेपर को सेलेक्ट कर लिया एक तो 6 नंबर पे और एक 12 नंबर पे रेजिन को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं पेपर को रेजिन पे रब करता हूँ तो जो नेम ऑर्डर में पहले आ रहा है, जो नाम पहले आया है वो तो होगा पॉजिटिव और जो बाद में आया वो होगा नेगेटिव। अब जैसे पेपर और रेजिन में अगर हम रब करें तो पेपर पहले आ रहा है 6 नंबर पे आ रहा है, रेजिन 12 नंबर पे है, तो पेपर तो हो जाएगा पॉजिटिव और रेजिन हो जाएगा नेगेटिव। कोई से भी दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से। जैसे अगर मैं ग्लास और कॉटन को ही सेलेक्ट कर लूँ 4 और 5 को, अगर मैं इन दोनों को रब करूँ तो ग्लास तो हो जाएगा पॉजिटिव और कॉटन हो जाएगा नेगेटिव। तो जो नाम पहले आ रहा है ऑर्डर में वो पॉजिटिव और जो बाद में आ रहा है वो नेगेटिव। बाकी इनमें भी यही है कि इनमें आपको ये सारे नेम ऑर्डर में याद रखने पड़ेंगे, जो जिस नंबर पे आ रहा है उसी नंबर पे आएगा। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये, लेकिन अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन आता भी नहीं है ज़्यादा इसमें से कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो ये फर्स्ट मेथड था बाय फ्रिक्शन। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड रहेगा अपना बाय कंडक्शन। इस मेथड में भी हमें ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, मतलब वही उसको इलेक्ट्रॉन या तो प्रोवाइड करने हैं या उससे इलेक्ट्रॉन लेने हैं। और इस मेथड के अंदर क्या होगा कि हमें दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। अब कांटेक्ट में लाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये एक स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड लेना ज़रूरी है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये कंडक्टिंग स्पेयर है। इंसुलेटिंग स्टैंड इसलिए ज़रूरी कि जैसे यहाँ चार्ज है, अब अगर ये कंडक्टिंग रोड होती, कंडक्टिंग स्टैंड होता तो ये सारा चार्ज अर्थ में चला जाता, क्योंकि कंडक्टर चार्ज को अलाउ करता है मूव करने के लिए, तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। इसलिए इंसुलेटिंग रोड लेना ज़रूरी है यहाँ पे, या इंसुलेटिंग स्टैंड लेना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस कंडक्टिंग स्पेयर पे चार्ज है Q और हमारे पास एक कंडक्टिंग स्पेयर और है इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है और इस पर चार्ज है 0, ये न्यूट्रल है। तो हमें इसको चार्ज करना है, ये जो न्यूट्रल स्पेयर है इसको हमें चार्ज करना है। अब इसको चार्ज करने के लिए हम इस मेथड में क्या करेंगे, या तो इन दोनों को आप टच कर दीजिए, इनको कांटेक्ट में लाना तो या तो इनको टच कर दीजिए या फिर आप इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक वायर से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये इधर मूव होने लगेगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पानी की टंकी है, सेम साइज़ की एक और पानी की टंकी है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है और ये पूरी खाली है। अगर मैं इन दोनों को नीचे एक पाइप से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा कि पानी इधर से इधर मूव करने लगेगा, जाने लगेगा। कब तक जाएगा, तो जब तक दोनों के लेवल इक्वल नहीं हो जाते तब तक जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज़ करना है कि ये पूरा भरा हुआ है चार्ज से, Q चार्ज इस पे, और ये पूरा खाली है। अब अगर मैं वायर से इसको कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज इधर से इधर मूव होने लग जाएगा। कितना मूव होगा, कब तक मूव होगा, तो जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। जैसे यहाँ हमने बोला था दोनों पे लेवल इक्वल ना हो जाए, ऐसे यहाँ पर बोलूँगा मैं कि दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए, वहाँ तक ये चार्ज मूव होता रहेगा। तो अब यहाँ से आधा चार्ज इसके पास चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा Q/2, यहाँ हो जाएगा Q/2। अब आप इनको सेपरेट कर सकते हो, वायर हटा सकते हो। तो वायर हटाने के बाद हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था अब वो चार्ज हो गया और इस पर चार्ज आ गया, आधा चार्ज इसने अपना इसको दे दिया। तो यहाँ हर एक ऑब्जेक्ट इसके पास चार्ज है वो दूसरा ऑब्जेक्ट को चार्ज देगा जिसके पास चार्ज कम है। ज़्यादा चार्ज वाला ऑब्जेक्ट कम चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को चार्ज देगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्पेयर और ले लूँ, मैं इनको नेम दे देता हूँ, ये A, ये B और ये C स्पेयर और है। और अब अगर मैं C को कनेक्ट कर देता हूँ B से, तो क्या B C को चार्ज देगा या नहीं देगा, तो B को C को चार्ज देना ही पड़ेगा। रीज़न कि B के पास चार्ज ज़्यादा है, C के पास चार्ज है ही नहीं, तो B C को चार्ज देगा। और कितना चार्ज देगा, वापस इतना ही देगा कि दोनों के पास इक्वल हो जाए। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ ये डोनेट कर रहा है चार्ज को, इसको डोनेट कर रहा है। अब डोनेट करने का रूल क्या है, जैसे कि ये एक पर्सन है, इसके पास 100 रुपये हैं, एक और है इसके पास कुछ भी नहीं है। अब इसको अगर इसको डोनेट करना है तो ये मैक्सिमम कितने रुपए डोनेट कर सकता है, तो ये इतने ही डोनेट करेगा कि ये खुद गरीब ना हो जाए। इसके पास 100 रुपये, ये मैक्सिमम इसको 50 रुपीज़ डोनेट कर सकता है ताकि दोनों के पास 50 रुपीज़ हो जाए। अगर इसके पास मान लो कि इसने अपना 100 रुपये इसको दे दिया तो फिर तो ये गरीब हो गया, ये उससे मांगने लग जाएगा। तो डोनेट करने का जो रूल होता है वो यहाँ ओबे करेंगे अपन कि इतना ही देना कि दोनों के पास इक्वल हो जाए। अब ये Q/2 है, ये किसको कितना चार्ज देगा, तो ये इसको चार्ज तो देगा क्योंकि इसके पास चार्ज ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो इसने इसको चार्ज दिया और इतना देगा कि दोनों के पास इक्वल हो जाए। तो Q/4 आप चार्ज वायर को हटा दीजिए, ये तो इस पे चार्ज आ गया। अब अगर मान लो मैं C को कनेक्ट कर देता हूँ A से, तो क्या A C को चार्ज देगा,
और अगर देगा तो कितना देगा, और देने के बाद दोनों पे चार्ज कितना कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि अगर ए और सी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या ए सी को चार्ज देगा, और अगर देगा तो दोनों के पास कितना कितना चार्ज रह जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर निकालेगा आप। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि जैसे ये 3 अलग अलग पर्सन है, सेम इसी से रिलेटेड में एक एग्जाम्पल, ए बी और ये सी। ए के पास है 100 रुपीज़। अब बी ए के पास पैसे मांगने जाता है तो ए बी को पैसे देगा, कितने देगा, तो 50 रुपये इसको दे देगा, तो इसके पास 50 रुपये रह जाएंगे। ये ए और बी कॉन्टैक्ट में आ गए। उसके बाद सी जाएगा बी के पास पैसे मांगने, तो बी सी को पैसे देगा, कितने देगा कि दोनों के पास आधे आधे रह जाएँ। तो बी सी को देगा 25 रुपीज़, तो इसके पास 25 हो जाएंगे, इसके पास 25 हो जाएंगे। और अब अगर सी चला जाता है ए के पास पैसे मांगने, तो क्या ए सी को पैसे देगा और कितने देगा, तो अब इतने ही देगा कि दोनों के पास इक्वल इक्वल हो जाए। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो दोनों के पास इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो इसके पास 50 रुपये हैं, इसके पास पहले से 25 हैं, इन दोनों का मैंने सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 75/2। तो ये हो जाएगा 37.5। तो दोनों के पास 37.5 रुपीज़ होने चाहिए। अब ये इसको कितने रुपए देगी, इसके पास 37.5 हो जाए तो ये इसको 12.5 रुपीज़ दे देगा। तो इसने अपने पास से 12.5 इसको दे दिए, तो ये हो गया 37.5, और इसके पास से 12.5 रुपीज़ चले गए तो इसके पास भी 37.5। तो यहाँ पर दोनों के पास इक्वल अमाउंट हो गया 37.5। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पे भी हमने ये बोला था कि बी को हम ऐसे कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, फिर सी बी के पास गया, फिर सी ए के पास गया। तो अब ए सी को कितना चार्ज देगा, अब दोनों के ऊपर हमें चाहिए। क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी है कि ए बी सी इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे कॉन्टैक्ट में आया, पहले बी ए के पास आया, फिर सी बी के पास आया, फिर सी ए के पास चला गया। तो अब ए बी सी तीनों पर चार्ज कितना कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप इसका आंसर बताना कि क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट है लास्ट मेथड अपना बाय इंडक्शन। चार्जिंग का लास्ट मेथड है इंडक्शन मेथड से हम चार्ज करेंगे ऑब्जेक्ट को। इंडक्शन, देखिए इस मेथड में क्या होगा कि जैसे ये कंडक्टिंग स्फीयर है, वापस न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हैं पर इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, इस वजह से ये न्यूट्रल है। अब मैं इसके पास एक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सी भी एक रोड लाता हूँ। देखो कंडक्शन मेथड में हमने क्या किया था, हमने कांटेक्ट में लाए थे। कांटेक्ट में मतलब उसको टच किया था या वायर से कनेक्ट किया था। इस वाले मेथड में आपको कांटेक्ट में नहीं लाना है, इसको दूर ही रखना है। अब जैसे मैंने ये पॉजिटिव रोड है, इसको इस कंडक्टिंग स्फीयर से थोड़ा सा दूर रख दिया, कांटेक्ट में नहीं लाया, यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं है ये, और हमें इसको चार्ज करना है। अब ये पॉजिटिव रोड से क्या होगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस साइड चले जाएंगे। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। जब मैं इसको पास नहीं ला रहा हूँ तब वो सब जगह फैले हुए हैं। लेकिन जब पॉजिटिव रोड को मैं पास लाऊंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होके जाएंगे उस साइड पर। ये इलेक्ट्रॉन सारे उधर चले गए, उधर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे क्या ये चार्ज हो गया, तो अभी भी ये चार्ज तो नहीं है, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ना तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ना कोई इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर गया। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यही हैं, बस वो अरेंज हो गए। अरेंजमेंट कैसा हो गया उनका कि पहले वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो एक साइड हो गए, पर इलेक्ट्रॉन सभी इसके अंदर ही हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने इसमें प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर निकला है, ना बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आया, और जब तक इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा नहीं होगा चार्ज आएगा नहीं। तो यहाँ बस इतना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, पहले ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब इस साइड आ गए। इस साइड आने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिकली तो ये अभी भी न्यूट्रल है, और हमें इसको चार्ज करना था। तो अब इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे अगर आपको इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो आपको पॉजिटिव हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव हटाना पड़ेगा। अब मैं पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को भी हटा देता हूँ। हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको अर्थिंग दे दूंगा एक साइड से, या तो इस साइड से या उस साइड से। अब मैंने जैसे इस साइड से अर्थिंग दे दी, अर्थिंग देने का मतलब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इन सारे चार्जेस को न्यूट्रल कर जाएंगे। जैसे अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल कर जाए, ये न्यूट्रल करते जा रहे हैं, ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रल कर, जैसे न्यूट्रल करते जाए अर्थिंग हटा लो, ये अर्थिंग हटा लिया हमने। अब यहाँ बस नेगेटिव ही बच गया, तो अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज, अब आप इसको भी हटा लोगे, ये सब रिपेल होकर वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया।
अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे आप कहो कि इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हुए या नहीं हुए, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी ज़्यादा हो गए। कैसे ज़्यादा हो गया अब इलेक्ट्रॉन? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ। तो आपने देखा होगा कि जब इसकी हमने अर्थिंग करी थी तो अर्थिंग में अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ आए थे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट होके, तो वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये हो गया इंडक्शन मेथड, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में भी नहीं लाए, बिना कांटेक्ट में लाए चार्ज कर दिया। तो ये 3 मेथड है चार्जिंग के, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से यहाँ से लॉज स्टार्ट हो जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपको ये बताता है कि दो चार्ज, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि दो लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं कोई से भी दो चार्ज बना दूँ यहाँ पर, जैसे एक चार्ज मैंने बना दिया Q1, एक चार्ज मैंने बना दिया Q2, R डिस्टेंस से सेपरेट हैं। अब हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है ये दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे तो ये रिपेल होंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट होंगे। तो इनके बीच में रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करेगा, और वो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो कूलम्ब्स लॉ में बताया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है F से डिनोट कर रहा हूँ, वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल होता है। Q1 और Q2 दोनों के चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रूल में हमें बताया गया है। ग्रेविटेशनल लॉ अगर आपने 11 में पढ़ा है तो वो भी सेम ऐसा ही था, उसमें यहाँ M1 M2 लिखा हुआ था, यहाँ पर M1 M2 की जगह Q1 Q2 आ गया। तो दो चार्ज या तो अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपेल होंगे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो ये फोर्स है, ये इसका वैल्यू कितना होगा वो वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता है। तो कूलम्ब्स लॉ से हमें वो वैल्यू पता चलेगा। तो वो जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड उनके प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू भी ज़्यादा होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें अगर R का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब अगर चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूँ तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये साइन हटा के जब भी हम इक्वल का साइन लगाते हैं कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर K है। तो ये यहाँ पे हमें कूलम्ब्स लॉ से एक फॉर्मूला मिल गया, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पर एक कांस्टेंट है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यहाँ से हम चाहें तो K का यूनिट बना सकते हैं। ये तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। मैं K का यूनिट बनाऊँ तो K का मैं फॉर्मूला बनाऊँगा। पहले K का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। R स्क्वायर यहाँ चला गया Q1 Q2। अब मैं इसका यूनिट बनाऊँ तो F फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R मीटर, डिस्टेंस है तो मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। Q1 चार्ज है तो कूलम्ब, Q2 भी चार्ज है तो कूलम्ब। तो ये यहाँ से यूनिट बन गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। तो K का जो वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। तो ये K का यूनिट भी आ गया। K यहाँ पर कांस्टेंट है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹। ये जो K होता है इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 1/4πε0। अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो इसमें कुछ बातें और बोली गई है। एक बात तो इसमें ये बोली गई है कि जो दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा तो हमने बता ही दिया। लेकिन वो जो चार्ज होगा वो, ये जो फोर्स है यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वाला जो फोर्स है F, ये सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि जो दो चार्ज है वो दोनों को जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उसके अलॉन्ग ही वर्क करेगा। मतलब अगर अट्रैक्ट होंगे तो ऐसे अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे तो ऐसे रिपेल होंगे। दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ही अलॉन्ग ही ये पास आएंगे या दूर जाएंगे। मतलब ये अगर ये चार्ज ऐसे हैं तो ये इस तरह से पास आएंगे या इसी तरह से दूर जाएंगे, ये घूम फिर के या ऐसे नहीं आएंगे। तो ये सेंट्रल फोर्स है, दोनों चार्जेस को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही पास आएंगे, अलॉन्ग ही दूर जाएंगे। और एक और बात जो इसमें बोली गई वो है कि ये जो फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम में ये फोर्स अलग अलग रहेगा। जैसे ये दो चार्ज अगर मैंने एयर में रख रखे हैं तो अभी कुछ फोर्स होगा, लेकिन जब इन दोनों चार्ज को उठा के मैं एज इट इज़ पानी के अंदर रख दूंगा तो अब फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये फोर्स का वैल्यू जो होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अब अगर हम देखें तो मीडियम चेंज होने पर ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम एज इट इज़ उठा के रख रहे हैं। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और डिस्टेंस हम एज इट इज़ वैसे का वैसे ले जाके रख रहे हैं तो डिस्टेंस भी हमने वो की वही रख दी। तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रहा है। अब मीडियम चेंज होने पर ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, पर ये चेंज हो रहा है। तो ये चेंज होगा इसकी वजह से, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तो किसी न किसी को तो इधर से चेंज होना पड़ेगा। तो तीन वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है इसका मतलब ये भी चेंज होगा। तो K का यहाँ फॉर्मूला आएगा फॉर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि मीडियम चेंज होने पर K कैसे चेंज होता है। तो K का जो फॉर्मूला है वो है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी।
ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल सकते हैं, वैक्यूम बोल सकते हैं, बाद में हम इसको एयर के साथ भी कंबाइन कर देंगे। एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, सारे केसेस में साथ चलेंगे। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। आप अगर यहाँ ध्यान दोगे तो के और एप्सिलॉन नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर के का यूनिट इतना आ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट का, मैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दूंगा, के को यहाँ भेज दूंगा, तो के यहाँ आ जाएगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आएगा वो के का ऑपोजिट आएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। हम के का जो वैल्यू लिखा था मैंने यहाँ पे 9 × 10⁻9, वो यहीं से सॉल्व करके लिखा गया है। 4 पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये। जब आप इसको सारी वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करोगे तो जो के का वैल्यू आएगा वो 9 × 10⁻9 आएगा। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बना फ्री स्पेस के लिए, मैं यहाँ एफ वैक्यूम लिख सकता हूँ, एफ फ्री स्पेस लिख सकता हूँ, एफ एयर भी लिख सकता हूँ। एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम तीनों केस साथ ही चलते हैं। तो एफ वैक्यूम का जो फॉर्मूला लिखूंगा तो अब यहाँ पे जो के है उस के को मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला आ गया। अब मीडियम का कैसे, एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एक मीडियम को डिफाइन कर रहा है, वो है फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर। तो ये तीन मीडियम, तीन अलग अलग नाम ले रहा हूँ मैं, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। तो फ्री स्पेस वैक्यूम का तो एक ही मीनिंग होता है, एयर और फ्री स्पेस थोड़े से अलग हैं पर इनका केस साथ ही चलता है फ्री स्पेस का। उसका हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि साथ क्यों चलता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बना हमें और मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा ये एप्सिलॉन। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग डिफाइन होगा। अब कैसे डिफाइन होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके लिए फिर हमें एक नाम और पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं हम एप्सिलॉन आर को, और ये होता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो। ये तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गई, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम, ये रिलेटिव परमिटिविटी। और ये है एप्सिलॉन और ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी पढ़ा हमने। अब इनको भी हम डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। कंफ्यूज नहीं होना इनमें कि सब एक जैसे नाम है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, इसको हमने बोला मीडियम के लिए, इसको बोला मैंने फ्री स्पेस के लिए, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी। अलग अलग इनको एक्सप्लेन करते हैं क्या है। एप्सिलॉन नॉट ने तो अपना एक मीडियम चूज कर लिया कि ये फ्री स्पेस, वैक्यूम, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के लिए डिफाइन होगा। तो इन्होंने इसका तो फिक्स हो गया कि ये डिफाइन होगा मीडियम के लिए। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीन अलग अलग मीडियम हमारे पास, तो किसी भी मीडियम को डिफाइन करने हमेशा एप्सिलॉन आएगा। और एक मीडियम के अंदर, जैसे अगर मैं लिक्विड मीडियम ही ले रहा हूँ तो एक लिक्विड मीडियम के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है। एक लिक्विड मीडियम है, इसके अंदर वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड के बहुत सारे नेम है हमारे पास। तो एक मीडियम के अंदर अलग अलग कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उन अलग अलग कई सारे सब्सटेंस होते हैं, तो उन सब्सटेंस के लिए एप्सिलॉन आर डिफाइन होता है। तो देखिए एप्सिलॉन तो पूरे एक मीडियम को डिफाइन करेगा, एप्सिलॉन नॉट का फिक्स हो गया, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के लिए डिफाइन होगा, एप्सिलॉन आर एक सब्सटेंस के लिए डिफाइन होगा। मीडियम के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंस है उनके लिए एप्सिलॉन आर डिफाइन होगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू है भी सही हमारे पास कई सारी। जैसे अगर फ्री स्पेस के लिए हम बात करें, एप्सिलॉन आर का वैल्यू तो 1 होता है, ये फ्री स्पेस के लिए लिखा मैंने, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। अगर एयर की बात करें तो एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो होता है 1.00039। अब यहाँ हम देखें तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये तीनों नेम हम एक साथ कंसिडर करेंगे, तीनों नेम, क्योंकि दोनों की वैल्यू में कोई खास डिफरेंस है नहीं, तो अलग अलग हम इनको नहीं पढ़ेंगे। फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर तीनों का केस हम एक साथ ही लेंगे। तो ये एयर के लिए वैल्यू हो गया, ये दोनों हम साथ ही लेके चलेंगे। मेटल्स के लिए अगर हम बात करें, मेटल्स या गुड कंडक्टर के लिए, तो गुड कंडक्टर या मेटल्स के लिए जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता भी है, कोई सा भी मेटल का नाम, जैसे गोल्ड दे दिया या सिल्वर दे दिया या एल्यूमिनियम दे दिया या कॉपर दे दिया, आप कॉपर का एप्सिलॉन आर पूछ रहे आपसे कि कॉपर का रिलेटिव परमिटिविटी बताइए कितना होता है, तो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। कोई सा भी जितनी भी मेटल्स होता है सबका, जितनी भी मेटल्स होती है सबका एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का एप्सिलॉन आर 80 होता है। इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से लार्ज होता है। तो एप्सिलॉन
आर का जो वैल्यू है वो सबसे स्मॉल वैल्यू 1 है जो फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन आर का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है जो मेटल्स के लिए होता है, और इंसुलेटर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से लार्ज होता है। तो ये एप्सिलॉन आर डिफाइन हो गया। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू होगा इसका। ये सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है, ये फ्री स्पेस वैक्यूम एयर के लिए डिफाइन होता है, और ये एप्सिलॉन मीडियम के लिए डिफाइन होता है। अब ये जो फोर्स मैंने अभी निकाला था, ये वाला, ये निकाला था मैंने वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर के लिए। अब अगर मीडियम की बात करें हम कि मीडियम में अगर चार्जेस को ले जाएं तो फोर्स कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अभी हमने बोला था कि कूलॉम्स लॉ में साफ साफ बोला गया है कि फोर्स मीडियम के साथ चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज होने पे फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करके देखेंगे कि जैसे वैक्यूम में कोई चार्जेस रखे हमने, जैसे मान लो कि ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, कुछ फोर्स आया। अब अगर इन्हीं चार्जेस को एज इट इज़ हम पानी के अंदर ले जाएँ या किसी और मीडियम के अंदर ले जाएँ तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो उस मीडियम को डिफाइन करने के लिए वापस हम बात करते हैं। तो मैं यहाँ पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए एफ का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, एफ, इसको एफ नॉट से डिनोट कर रहा हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला आया था हमारे पास। अब मीडियम के लिए बात करते हैं, फॉर मीडियम कि दोनों चार्जेस को उठा के हम मीडियम के अंदर लेंगे, कोई सा मीडियम हो सकता है पर फ्री स्पेस नहीं है, किसी और मीडियम में लेके गए। तो मीडियम के अंदर अब फोर्स का मैं फॉर्मूला देखिए कैसे लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये करना है हमें। जैसे मीडियम आएगा अब आप एप्सिलॉन नॉट तो लिख नहीं पाओगे क्योंकि ये तो फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए डिफाइन हो रहा है। पर जैसे मीडियम में जाओगे तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन डिफाइन होता है। तो आपको हमेशा यही करना है। इसमें हम काफ़ी आगे तक ये सब कुछ करते रहेंगे, कभी फ्री स्पेस के लिए लिखेंगे फिर मीडियम के लिए लिखेंगे। तो जब भी आप फ्री स्पेस के लिए लिखो तो आप एप्सिलॉन नॉट ही यूज़ करोगे, लेकिन जैसे आप मीडियम पे आओगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। तो हमेशा यही करना हमें, एप्सिलॉन जैसे मीडियम में जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखने लग जाएंगे। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन का फॉर्मूला बनाऊँ इस एप्सिलॉन का, तो फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये। तो अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन को लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, हमने भी पढ़ा। और अब मैं इसको यहाँ पर, ये मीडियम के लिए लिख रहे हैं, FM लिख देता हूँ मैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं पुट कर दूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर चल ही रहा है। इसी को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 एप्सिलॉन आर। कुछ भी नहीं किया मैंने, एप्सिलॉन आर को सेपरेट कर दिया, ये अलग कर दिया, बस ये किया है। अब इसको आप देखिए, इसको आप एफ नॉट लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं एफ नॉट लिख दूंगा, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया FM इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो ये हमें बता रहा है कि मीडियम में जाने के बाद फोर्स डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि किसी भी मीडियम में जाओ आप, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से लार्ज ही मिलेगा, 1 से लार्ज ही मिलेगा। तो ये वैल्यू 1 से लार्ज है, और अगर ये वैल्यू 1 से लार्ज है, 1 से लार्ज वैल्यू जब किसी को डिवाइड करती है तो और स्मॉल कर देती है। ये 1 से लार्ज वैल्यू है, ये किसी को डिवाइड करेगी तो और स्मॉल कर देगी। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ कि एफ नॉट हमें गिवन है 100 न्यूटन, एफ नॉट हमें गिवन है 100 न्यूटन। ये फ्री स्पेस या एयर में दो चार्जेस के बीच में फोर्स वर्क कर रहा है। अब उन दोनों चार्जेस को उठा के पानी के अंदर या किसी भी एक मीडियम में रख दिया, और उस मीडियम का एप्सिलॉन आर डिफाइन कर दिया मैंने 5। एप्सिलॉन आर कितना डिफाइन हो गया उसका, 5, क्योंकि 1 से लार्ज ही होगा, सबसे स्मॉल वैल्यू 1 ही होती है, वो तो फ्री स्पेस के लिए होती है, बाकी मीडियम के लिए तो 1 से लार्ज है। तो मैंने 1 से लार्ज एक वैल्यू ले ली। अब अगर मैं FM निकालूँ यहाँ पर तो वो आ जाएगा एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। हमारे पास फॉर्मूला है, एफ नॉट का वैल्यू है 100, एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 5, तो ये आंसर आ जाएगा 20। तो FM आया 20 जबकि एफ नॉट था 100। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि मीडियम में जाने के बाद फोर्स डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे लार्ज फोर्स कहाँ होगा, जहाँ एप्सिलॉन आर सबसे कम होगा, और एप्सिलॉन आर सबसे कम कहाँ होता है, तो वो फ्री स्पेस में होता है। तो फ्री स्पेस में फोर्स सबसे लार्ज होता है, और उसके बाद आप किसी भी अलग मीडियम में ले जाओ, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, जो हमें यहाँ न्यूमेरिकली नजर भी आ रहा है कि फ्री स्पेस में 100 न्यूटन फोर्स था, मीडियम में जाने के बाद वो 20 न्यूटन हो गया। तो ये मीडियम के लिए हमने फोर्स डिफाइन कर दिया। एप्सिलॉन आर का यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन दोनों सेम क्वांटिटी, ये भी परमिटिविटी ये भी परमिटिविटी, तो यूनिट अपॉन यूनिट सेम यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर जो यहाँ पर है, एप्सिलॉन आर का जो यूनिट है ये यूनिट लेस होगा, ये यूनिट लेस होगा। तो ये मीडियम के अंदर हमने फोर्स की बात करी।